हेलो एवरीबॉडी। यूपीएससी 021 करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत एक्चुअली इट्स अ लॉन्ग पेंडिंग इनिशिएटिव, किसी कारणवश कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है, लेकिन अभी 1 मई से जो ये मई का महीना है ऑनवर्ड्स इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एंड तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग 4 मई का न्यूज़पेपर देखने आ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस का, ठीक है। देखते हैं क्या है इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा लगता है कि पेपर ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो देखो इस पेज में कुछ जो है माल मटेरियल नहीं मिल रहा, जल्दी जल्दी करके इसको ख़त्म करते हैं हम लोग। फिर से एक बार देख लो, ऐसा तो हो नहीं सकता कुछ ना मिले। जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं ना तो ऐसा लगता है ख़त्म नहीं हो रहा, इतनी देर हो गई, 1-1.5 घंटा हो गया। और जब वीडियो बना रहे हो तो ऐसा लगेगा अरे 10-15 मिनट में हो गया। देखो इसको मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है, जो फाल्टा लिखा हुआ है ना, अगर दिख रहा है तो ऑब्वियसली दिख रहा होगा। ये जो फाल्टा है ना, तो मेरे पेपर में आया था कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के ऊपर आया हुआ था कि इनमें से कौन सा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, तो उसका आंसर था फाल्टा। तो फाल्टा इज़ नोन फॉर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ श्री सिटी। एक्चुअली क्या होता है, कई दफ़ा हम लोगों को शब्द कुछ ऐसा होता है, कोई जगह होती है, कोई प्लेस होता है, अगर हमको पता होता है कि वो चीज़ कहाँ पे है तो गेस लगा सकते हैं। फाल्टा मेरे दिमाग में ही नहीं था कि वो जो है वेस्ट बंगाल में जिस जगह है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ तो गेस कर लेते, तो वैसा गेस नहीं कर पाया मैं। तो फाल्टा वेस्ट बंगाल में, श्री सिटी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। और ये दोनों कॉन्टेक्स्ट से डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए। दूसरा मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि श्री सिटी नाम की कोई जगह अगर कभी सुने तो वो आंध्र प्रदेश में। तो तीसरी चीज़ क्या है, विरुद्धनगर। ऐसा कोई शब्द अगर आप दिखाई पड़ेगा आपको तो आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में है ये विरुद्धनगर, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, अब देखो इसमें पूरा मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ मैं जल्दी से। हम लोग शुरू से क्या हुआ, शुरुआत हुई थी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से। 1965 के आसपास जो है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाए गए थे। तो एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कांडला में बनाया गया। देन मैंने कई सारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्टडी किए, उनमें समझ में आया मुझे कि सब में एक ऐसा नाम है जैसे मुंद्रा, गिफ्ट सिटी, वो आप आइडेंटिफाई कर लोगे आराम से। जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे वो मेंशन किए मैंने। कांडला चूँकि पहला है इसलिए इसको मेंशन किया है। देन सीप्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो मुंबई में। अब देखो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का जो करियर था 1965 से शुरू हुआ, आगे बढ़ा। सन 2000 के आसपास नीड हुई कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की जगह हम लोग ना इकोनॉमिक पुश जनरेट करने की कोशिश करते हैं इकोनॉमी में। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया 2005 में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट लेकर आया गया 2005 में, ठीक है। देन वो चल रहा था, काफ़ी टाइम तक वो चला। देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हर चीज़ में क्या होता है, जब कोई लॉन्ग टर्म कोई चीज़ चलती रहती है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए हम नयापन लेकर के आते हैं, उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करते हैं। तो पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन 1965, देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005, उसके बाद देश नाम का बिल लेकर आया। इसका फुल फॉर्म द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब। बेसिकली सर्विस और एंटरप्राइज यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों को अलग अलग करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसमें क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के बीच में और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में शायद से कॉन्फ्लिक्ट हो गया थोड़ा। तो इसकी वजह से ये बिल जो था उसको शेल्व कर दिया गया, मतलब इसको लेकर के आगे नहीं बढ़ा गया। तो इन्होंने क्या किया, एज एन अल्टरनेट स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, इसमें अमेंडमेंट लेकर आया सन 2024 में। अब अमेंडमेंट लेकर के आया तो कई सारी चीज़ें इन्होंने ऐड करी। ये न्यूज़ किसी और चीज़ से रिलेटेड थी, लेकिन मैं ये सब बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें इस तरीके से मैं रिलेट करके देखता हूँ। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2024 का जो अमेंडमेंट था ना, उसके अंतर्गत हम लोगों ने कई मेन अमेंडमेंट किए। जैसे एक अमेंडमेंट ये किया हमने कि देखो जब भी SEZ की बात होती है ना, इसको बनाया इसलिए गया था ताकि हम फॉरेक्स जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना वो बढ़ा सकें। मतलब यहाँ पर इस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो जिसका आउटपुट जो होता है विदेश में बेचा जाता है, ऐसा SEZ होता है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, अमेंडमेंट करके ठीक कर दिया कि अब हम लोग डोमेस्टिक में मार्केट में भी उसके जो है आउटपुट है उसको बेच सकते हैं। और उसमें और एक सुधार किया कि जो कस्टम ड्यूटी होती थी ना वो पहले फिनिश्ड गुड में लगती थी, तो फिनिश्ड गुड में लगेगी तो ज़्यादा कस्टम ड्यूटी जनरेट हो जाएगी, तो जो मैन्युफैक्चरर है उनको नुकसान होता था। तो अभी क्या कर दिया गया, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है ना। ये 2 चेंजेस किए गए, और भी कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना जान लो काफ़ी। आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक आर्टिकल है जिसमें स्पेस स्टार्टअप्स की बात की गई। इससे आपको 2 चीज़ें समझनी। पहला जो न्यूज़ है, न्यूज़ क्या है, ये जो गैलेक्स AI नाम का एक स्टार्टअप, इंडिया का स्टार्टअप, उसने एक जो है
सैटेलाइट लॉन्च किया है, उस सैटेलाइट का नाम है दृष्टि। उसके सैटेलाइट में खासियत क्या है कि अभी जो हम अर्थ की ऑब्जर्वेशन करते हैं वो दो तरीके से की जाती है। एक ऑप्टिकल सेंसर्स का यूज़ किया जाता है। जो ऑप्टिकल सेंसर्स होते हैं ना, वो उनके लिए क्या होता है, एक रिफ्लेक्टिव लाइट चाहिए होती है, और उनमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर क्लाउडी एटमॉस्फेयर हो या फिर बादल जैसा कुछ, जैसे कि स्मोक, क्लाउड्स, ये सब चीज़ें हों, तो वो उनकी ऑब्जर्वेशन जो है काफ़ी अफेक्ट होती है और प्रिसाइज़ नहीं हो पाती। उसके अलावा एक दूसरा ऑब्जर्वेशन करने का तरीका रहता है। एक तो ये हो गया, अब दूसरा क्या होता है, सिंथेटिक अपर्चर रडार वाला, SAR। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, रिक्वायर एक्सपर्टीज। SAR का जो डेटा होता है ना, उसमें क्या होता है, मतलब नॉलेजेबल पर्सन चाहिए होता है उसको इंटरप्रेट करने के लिए, है ना। तो अभी फ़िलहाल के लिए क्या होता है कि एक से डेटा जनरेट कर लिया जाता है, और कुछ डेटा जो मिसिंग होता है, कहीं कहीं पे मान लो धुंध रहती है, कहीं कहीं पे क्लाउड्स रहते हैं, वहाँ पर उसका डेटा के लिए SAR के ऑब्जर्वेशन यूज़ कर लिया जाता है, और उनको सिंक्रोनाइज़ किया जाता है बाद में। इसने क्या किया है, जो दृष्टि नाम का जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है गैलेक्स आई ने, ये दोनों चीज़ें सेम में इनबिल्ट कर दिया है। साइमल्टेनियसली किसी एक प्लेस का डेटा दो तरीके से अब जो है हम प्रोक्योर कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो ये इसका जो है टेक्नोलॉजी है, इसकी टेक्नोलॉजी का नाम है ऑप्टोसार टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये इसने जो है नया इनोवेशन किया है। अब देखो, स्पेस के क्षेत्र में कुछ इम्पॉर्टेंट एंटरप्राइज़ हैं इंडिया के, जो स्टार्टअप्स, उनके नाम पता होने चाहिए। पहला गैलेक्स आई के बारे में आपको पता चल गया कि दृष्टि नाम के सैटेलाइट को लॉन्च किया। उसके अलावा कौन है, अग्निकुल कॉस्मोस, ये भी IIT मद्रास में इंक्यूबेट किया गया है, और गैलेक्स आई भी IIT मद्रास में इंक्यूबेट किया गया है। इसने पहला वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन जो है बनाया था, किसने, अग्निकुल कॉस्मोस ने। देन एक दूसरा है स्काई रूट हैज़ टेस्टेड इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट। तो इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट किसने बनाया, स्काई रूट ने बनाया। देन उसके अलावा और कंपनी जैसे पिक्सेल, ध्रुवा स्पेस, बेलेट्रिक्स। तो ये जो है एक तरीके का आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि इंडिया के स्पेस सेक्टर में कौन कौन से मेजर स्टार्टअप्स हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो, ये एक स्मार्ट मीटर वाला इश्यू है। एक्चुअली अपने डायरेक्टली काम का नहीं है ये, चूँकि प्रोटेस्ट हो रहा था ना उसके ऊपर, तो इसलिए मैंने समझने की कोशिश करी क्या दिक्कत है। एज एन एस्पिरेंट आपको ये पता होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है ना 2003 में लाया गया था, क्योंकि हम लोग पेपरों में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मैप करवाएगा आपसे एक्ट का ईयर कौन सा है। SEZ एक्ट कौन सा था, 2005 में लेकर आया गया। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में। ये जो प्रीपेड मीटर लेकर आया गया ना, उसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द्वारा 2022 में, है ना। बाकी प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये प्रीपेड मीटर्स हैं। प्रीपेड में जैसे कि हम लोग पहले रिचार्ज कराते हैं, जिस दिन रिचार्ज खत्म हो जाता है हमारी इनकमिंग बंद हो जाती है, आउटगोइंग भी बंद हो जाती है। उसी प्रकार मीटर जो हैं वो बंद हो जाएंगे, बिजली जलना ही बंद हो जाएगी आपके घर में। अभी तक क्या होता है, मीटर चलता रहता है, आपके ऊपर लोड बढ़ता है, मतलब कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन बिजली कटती नहीं है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, बिजली कट जाएगी। लोगों ने ये नोटिस किया कि वो बिजली यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, तब भी उनके घरों में जो है, जो मीटर लगा हुआ है, वो बिजली उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। ये ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों ने नोटिस करी। तो और क्या होता है इसमें कि अगर जैसे ही आप लेट हो जाओगे तो कनेक्शन ही पूरा आपका स्लो हो जाएगा, बंद हो जाएगा, घर अंधेरे में चला जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम से हो रहा है। और इसके साथ ये भी है कि इसमें कोएर्सन यूज़ किया गया है, मतलब अथॉरिटीज़ के द्वारा लोगों को फोर्सफुली ये मीटर लगाए गए हैं। एक डेटा के रूप में आप याद करो कि यूपी में करीब 95 लाख के आसपास जो है कनेक्शंस हैं, और हमने काफ़ी घरों में 70 से 80% घरों में स्मार्ट मीटर्स लगवा दिए हैं, ऐसा डेटा बोलता है। ओवरऑल 5.63 करोड़ के आसपास स्मार्ट मीटर्स लग चुके हैं। ठीक है, तो ये छोटा मोटा डेटा है। आगे बढ़ता है। फिर ये देखो क्या, हाउ इंडियाज़ न्यू इमरजेंसी मैसेजिंग सिस्टम वर्क्स। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि सबको एक अलर्ट आया था, उस अलर्ट के बारे में जानते हैं। देखो क्या होता है, अभी तक हम जब लोगों को अलर्ट भेजते हैं ना, तो वो SMS अलर्ट भेजते हैं, और SMS अलर्ट में दिक्कत ये होती है कि किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, है ना, ये वाली प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया इज़ टेस्टिंग अ न्यू मेथड टू सेंड अलर्ट्स। इस मेथड का नाम है सेल ब्रॉडकास्ट। सेल मतलब मोबाइल, आपका सेल ब्रॉडकास्ट, हर एक मोबाइल को ब्रॉडकास्ट जाएगा। ये जो टेक्नोलॉजी है, जो अलर्ट का मेथड है, 1990 के आसपास यूरोपियन यूनियन का एक कमीशन है, उनका टेलीकम्युनिकेशन एक बॉडी है, बेसिकली यूरोप में डेवलप किया गया, और जो सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट किया वो जापान ने इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, अभी हम इसमें जो है ट्रायल कर रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बारे में एक दो बातें जान लो जो इम्पोर्टेंट है।
जो पेपर में आएंगी वो ये हैं कि ये सेल ब्रॉडकास्ट आपके पर्सनल डेटा का यूज़ नहीं करता। पर्सनल डेटा का मतलब क्या होगा कि आप कहाँ रहते हो, क्या नंबर है, कौन से लोकेशन में रहते हो, इसका डेटा का यूज़ नहीं करता है। ये आप इंटरनेट ज़रूरी नहीं है आपके लिए, है ना। एकमात्र जो ज़रूरत है सेल ब्रॉडकास्ट के द्वारा अलर्ट रिसीव करने की वो ये है कि आपका मोबाइल जो है स्विच ऑन होना चाहिए। स्विच ऑफ होगा तो शायद तो ये अलर्ट रिसीव नहीं कर पाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि ऑप्शन में डाल दी जाएगी और गलत हो सकता है ना। अदर देन अगर स्विच ऑन है उसके बाद तुम सोचो कि डू नॉट डिस्टर्ब लगा हुआ है या साइलेंट में, तो भी ये अलर्ट आएगा। ये बस इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन ये हार्मोन्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इस आर्टिकल में क्या बात करी। इस आर्टिकल में एक पैरेलल स्थापित करने की कोशिश करी गई कि 1973 में 1973 में ऑयल क्राइसिस हो गई थी। ऑयल क्राइसिस के दौरान जो था, जो ऑयल के प्राइसेस थे ना 4 गुना 5 गुना के आसपास बढ़ गए थे। तो उस दौरान इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना करी थी, है ना। वाशिंगटन में इसकी मीटिंग हुई और IEA की स्थापना हुई 1974 में। तो राइटर ने क्या प्रेजेंट किया, एक और आइडिया प्रेजेंट किया। राइटर बोलता है कि जो लोग एशिया में एनर्जी इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, उनका एक एसोसिएशन होना चाहिए, उनका एक ग्रुप होना चाहिए। वो प्रपोजल दिया है इसमें। और हमको जानने की क्या ज़रूरत है, हम ये यौम किप्पूर वार 1973 में हुआ, ईरानियन रिवोल्यूशन 1979 में हुआ, ये सब निबंध वगैरह में यूज़ किए जाते हैं ऐसे इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स जो पास्ट में हुए। फ़िलहाल के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से संबंधित कुछ और बातें आप लोग जान लो जो MCQ में काम आएंगी। पहली, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है 1974 में स्थापना की गई, इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। OECD के साथ ये हेडक्वार्टर बेसिकली सेक्रेटरीट शेयर करता है। देन ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है बट OECD के अंतर्गत काम करती है ये। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका मेंबर बनने के लिए OECD का मेंबर होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हर एक OECD का मेंबर IEA का मेंबर नहीं है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर नहीं है। लेकिन अगर बनना है तो OECD का मेंबर होना ही चाहिए। उसके अलावा इसमें 2 और कंडीशन है। पहली, जो भी लोग इसमें जुड़ते हैं एज अ मेंबर, उन्हें अपना नेशनल एनर्जी कंजप्शन जो है 10% के आसपास जो है रिड्यूस करना पड़ेगा, पहली कंडीशन। देन दूसरी कंडीशन ये है कि उनके पास 90 दिन का रिज़र्व होना चाहिए। तो क्या इंडिया के पास 90 दिन का रिज़र्व है? ये सवाल आप लोगों के लिए। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और बात समझो कि इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है। इंडिया 2015 में ये लोग लेकर आए एक कॉन्सेप्ट, वो है एसोसिएट मेंबर का, है ना। तो उसी दौरान जो है 2017 में इंडिया इसका मेंबर बना। देन बहुत सारी चीज़ें ये लोग लेकर के आते हैं, जैसे कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, तमाम सारी रिपोर्ट जो आप लर्न कर लो। लेकिन मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट लगी वो ये क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम जो है, अगर पूछे कौन रन करता है, CETP क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी उसको रन करती, ठीक है। और एक बात समझ लो कि OPEC जो है, OPEC प्लस UAE उसमें से हट गया है। UAE के हटने के बाद इसमें जो है 21 मेंबर के आसपास बचे। कहाँ पे था ये 21 मेंबर वाला, कहीं तो पढ़ा था मैंने, चलो कोई नहीं। UAE इसमें से हट गया है, ठीक है। एक और बात समझ लो कि OPEC प्लस में ईरान और इराक दोनों उसके मेंबर हैं। चलो, ये यूपी स्पेशल से जुड़ा हुआ है मेंस पर्सपेक्टिव से, अपन के लिए अभी काम का नहीं है इसलिए मैंने इसको कवर नहीं किया है। चलो, व्हाट एल्स वी हैव। यार देखो, ये एक शांति बिल लेकर के आई है सरकार, शांति बिल। शांति बिल के माध्यम से हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी का जो डेवलपमेंट है, न्यूक्लियर एनर्जी का जो शेयर है टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है ना, बहुत कम है। करीब 8 से 9 गीगावाट के आसपास हम जनरेट करते हैं। हमारा गोल क्या है, 2047 तक हम 100 गीगावाट जनरेट करना चाहते हैं। ये हम तब कर पाएंगे जब प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा। प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए हमने उसके लिए स्पेस बनाया है, उसके लिए बिल लेकर आए। इस बिल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मेजर चीज़ें फ़िलहाल के लिए अब आपको क्विकली समझने पता चल जाए वो मैं बता दे रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि इसमें ये 2 पास्ट के एक्ट थे, इनको रिपील कर दिया गया, बेसिकली हटा दिया गया। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, इसको हटा दिया गया। आपको ये पता होना चाहिए कि एक्ट कब आया था, 1962 में आया था एटॉमिक एनर्जी एक्ट। देन दूसरा सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, ये एक्ट था सिविल लायबिलिटी CLNDA, इसका क्लिंडा नाम है इसका, 2010 में आया था। इसमें क्या प्रॉब्लम होती थी कि जो लोग, जो वेंडर्स न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए इक्विपमेंट सप्लाई करते थे वो भी लायबल होते थे। तो इस एक्ट ने क्या किया, उनकी लायबिलिटी ख़त्म कर दी। अभी कौन लायबल है, जो प्लांट रन करेगा बनाएगा वही लायबल है, जो वेंडर सप्लाई करेंगे वो लायबल नहीं है।
तो ये किया गया। एक और काम किया गया इसमें कि AERB नाम की एक एजेंसी होती थी, उसका नाम होता था एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया है। तो ये काम किया गया है। देन फर्दर डेवलपमेंट कुछ और चल रहे हैं, तो वो अपन के ज़्यादा अभी फ़िलहाल के काम के नहीं है ना। एक और बात और ये जान लो, जो DAE नाम की बॉडी है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत से ऑपरेट होती है। DAE प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत से ऑपरेट होती है। तो ये कुछ की इंपॉर्टेंट बातें थी। फैक्ट देखना है तो आप यहाँ से फैक्ट देख सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जो न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 1.65% के आसपास है। ओके, देन हम लोग इस वर्तमान में 22 न्यूक्लियर प्लांट जो हैं ऑपरेट कर रहे हैं, और 12 प्लांट जो है डेवलपमेंट में हैं, मतलब बनने वेरियस स्टेजेस में है। तो 6600 मेगावाट की एनर्जी जो है वो ऐड करेंगे बाय 2032। ओके, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे है जो UAE लीविंग ओपेक प्लस इंक्लूड्स 21 मेंबर्स इंक्लूडिंग ईरान, इसमें इराक भी है, बस ये मैं बताना चाह रहा था। एक चीज़ और जान लो, इसमें ड्रग्स की कैटेगरी की एक न्यूज़ है, इसका नाम होता है GLP-1 ड्रग्स। ये जो GLP-1 ड्रग्स हैं उसका एक एग्जांपल है सेमाग्लूटाइड, और आपने एक बीच में नाम सुना होगा ओजेम्पिक नाम की ड्रग्स। ये जो ड्रग्स हैं इनका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वेट लॉस करने के लिए, तो ये उस दौरान चर्चा में आई हुई थी, है ना। ये GLP-1 ड्रग के बारे में आपको थोड़ा अलग से और पढ़ना चाहिए कि इसका मैकेनिज़्म किस तरीके का है। डेंगू स्प्रेडिंग फास्ट, देखो एक न्यूज़ और बची है, वो फाइनल न्यूज़ ये है कि कोरिया ने चाइना को डिफीट कर दिया उबर कप में। अब आपको एक बात मैं बता दे रहा हूँ, उबर कप के बारे में एक विशेष बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इट्स अ वीमेन गेम। इसमें जो टीम्स खेलती हैं एक्चुअली वीमेन ही खेलती हैं, इसमें मैन नहीं खेलते हैं उबर कप में। और इसी के पैरेलल मैन के लिए जो कप होता है, जो गेम होता है, ये एक्चुअली बैडमिंटन के अंतर्गत ये ट्रॉफ़ी खेली जाती है। तो मैन के लिए होता है थॉमस कप, उसमें वीमेन नहीं खेलती। बस ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। फ़िलहाल के लिए प्रेजेंट में जो डेटा वो याद कर लो कि ये जो उबर कप है ना, ये डेनमार्क के हॉर्सन नाम की जगह पे आयोजित किया गया, और ये इस टोटल महिलाओं का गेम है, पुरुष नहीं खेलते हैं इसमें। और थॉमस कप में पुरुष खेलते हैं, महिलाएं नहीं खेलती हैं। और जो थॉमस कप है ना, वो चाइना ने फ्रांस को हरा दिया है 2026 वाले में। और उबर कप में साउथ कोरिया ने चाइना को हरा दिया है। तो बस ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। एक और जानकारी रह गई थी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में कि उसकी जो लेटेस्ट मीटिंग हुई ना वो नीदरलैंड में हुई है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा पेपर कर लिया। उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।